नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित यह सुपर सीरीज है और यह तीसरी सीरीज है। ठीक है, यह तीसरी सीरीज है सुपर सीरीज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। और यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 कंप्लीट कोर्स है 1499 का। जिनको भी परचेज करना है, जिनको भी यह कोर्स ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है। तो यह तीसरी वीडियो है सुपर सीरीज की। सुपर सीरीज चल रहा है, तीसरी वीडियो है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और जिनको भी यह कोर्स परचेज करना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण यूनिट है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची, आप जानते हैं कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में सभी राज्यों के बारे में बताया गया है, सभी राज्यों के नाम बताए गए हैं, क्षेत्र बताए गए हैं, भौगोलिक स्थान बताया गया है। तो देखिए, पहली अनुसूची में कुल 28 राज्यों के बारे में जिक्र है। आप जानते हैं कि 28 राज्य हैं हमारे देश में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित राज्य हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा देश बटा हुआ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो अनुच्छेद पहली अनुसूची में इसका जिक्र है। अब पहली अनुसूची का अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्य का निर्माण करने। देखिए, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को नए राज्यों का निर्माण करने। अरे भाई, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये जो नए राज्य बने हैं, तेलंगाना बना है, फिर आपका जम्मू कश्मीर बना है, लद्दाख बना है, केंद्र शासित प्रदेश, ये किसके तहत बना है? किसके तहत बना है? तो यह अनुच्छेद 3 के नियमावली के तहत ही बना है। तो संसद को अधिकार है नए राज्यों का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को मिली हुई है। इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी सदन में इसका विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप किसी नए राज्य का निर्माण अगर संसद कर रहा है, उसकी सीमाओं नामों में परिवर्तन कर रहा है, तो यह काम करना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल की राय या मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगर कोई नया राज्य बन रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास अगर किसी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन हो रहा है, या क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, या सीमा में परिवर्तन हो रहा है, या फिर जम्मू कश्मीर को ही 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो उस राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, मतलब कि भेज दिया जाता है। ठीक है, भेजा जाना चाहिए, किंतु लेकिन राज्य विधानमंडल की राय या मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है। अब बताइए भाई, जम्मू कश्मीर विधानमंडल कब चाहता कि अनुच्छेद 370 हटाए? जम्मू कश्मीर विधानमंडल कब चाहता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने? तो विधानमंडल के पास तो राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन विधानमंडल की जो राय होती है वह राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है। यह भी जान लेना आवश्यक है। देखिए, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ऐसा विधेयक बिना किसी विशेष प्रक्रिया के अथवा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। बड़ी साधारण बहुमत से ही यह विधेयक, अगर किसी राज्य के नाम और सीमा आदि में नए राज्य बनाए जा रहे हैं तो साधारण बहुमत आप जानते हैं, जिनका भी जो भी अगर एक बहुमत से भी अगर कोई किसी पक्ष में फैसला आ गया तब भी वह सही है। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब जैसे मान लीजिए 200, जैसे मान लीजिए 552 लोकसभा सीटें हैं, 550 है लोकसभा सीट है, तो जो भी हो, जैसे मान लीजिए 227 बहुमत से आ गया एक पक्ष में कि इस राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसका बहुमत माना जाएगा। ये साधारण बहुमत है। और विशेष बहुमत में 2/3 का आंकड़ा देखा जाता है।
कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। देखिए, अब अमेरिका में भी 50 राज्य हैं, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन वहाँ राज्यों को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता मिली है, वहाँ राज्यों के अपने झंडे हैं, वहाँ राज्यों का अपना संविधान चलता है, कई सारी बातें हैं। लेकिन भारत का जो राज्य है वह अलग होने का स्वतंत्रता नहीं है भारत के राज्यों को। भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब राज्य का विनाश जरूर हो जाएगा लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समिति, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के प्रति अगर आप सीरियस हैं तो आप लोग ये कोर्स आप लोग ले सकते हैं, सारे के सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। देखिए, 1948 में गठित एसके-धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की थी। एक आयोग बना था, देखिए राज्य के पुनर्गठन संबंधित बहुत सारे आयोग बने हैं भाई, इसमें एसके-धर आयोग भी है, जेबीपी समिति भी है, जेबीपी समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया लोग थे, ये तीन लोग का नाम के आधार पर यह बना हुआ जेबीपी समिति। तो यह भी समिति जो है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। फिर एक समिति है एसके-धर आयोग, यह भी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। यह जो एसके-धर आयोग बना है यह 1948 में बना था। किस लिए बना था ये एसके-धर आयोग? एसके-धर आयोग इसलिए बना था क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां अलग अलग तरह की भाषाएं थी और लोगों के अंदर यह था कि भाषा के आधार पर कुछ राज्य बने। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में रामुल्लू एक थे, उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ आंध्र प्रदेश राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए। तो एक आयोग बना एसके-धर आयोग, 1948 में यह बना। और यह आयोग किस लिए बना था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए कि नहीं है। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश आयोग ने दिया था। अब 1948 में ही, इसी वर्ष 1948 में एक समिति बनी, जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के निर्देश में यह समिति बनी 1948 में, जिसे जेबीपी समिति कहते हैं। जेबीपी समिति ने भी वही बातें कही जो एसके-धर आयोग ने कहा। जेबीपी समिति ने भी यह बातें कही कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार किया गया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी श्री पुट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 56 दिनों के बाद इनका निधन हो गया। इस घटना से मजबूर होकर सरकार को मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कैसे हुआ है? मद्रास से पृथक करके हुआ है। ठीक है, और अक्टूबर 1953 में यह बना है, अक्टूबर 1953 में। 1953 में 3 सदस्यीय समिति बनी, 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, 1953 में बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था इसका गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे, जिसमें के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, देखिए 3 लोग थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जो थे सदस्य थे, अध्यक्ष फजल अली। इनकी अनुशंसाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को, अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में बना था, फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। तो जब आयोग बना तो आयोग ने अपना रिपोर्ट जो दिया, तो 1955 में आयोग ने क्या किया? आयोग कब बना? 1953 में बना। आयोग ने रिपोर्ट कब दिया? 1955 में रिपोर्ट दिया। और 1955 में जब रिपोर्ट दिया आयोग ने, तो आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने, 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब देखिए कुल 14 राज्य कौन कौन से थे। तो 1956 के बाद निर्मित राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, 1956 के बाद जो नवनिर्मित राज्य थे वो कौन कौन से थे? देखिए महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्य बने 1960 में। मतलब महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया 1960 में। महाराष्ट्र गुजरात 2 राज्य बने 1960 में। फिर दादर एवं नागर हवेली का गठन कब किया गया? 1961 में। यह एक संघ शासित राज्य है, इसका गठन 1961 में हुआ। फिर गोवा जो पूर्व राज्य है, दमन एवं दीव एवं पुदुचेरी, यह जो 3 राज्य हैं
यह कब बने? 1962 में बने। नागालैंड कब बना? 1963 में बना। हरियाणा जो राज्य है 1966 में बना। चंडीगढ़ भी 1966 में राज्य बनता है। हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय यह पूर्व राज्य के रूप में अवतरित हुए और यह राज्य बने 1972 में। सिक्किम कब राज्य बना? 1975 में। सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया और 1975 में यह पूर्ण राज्य बना सिक्किम। अब देखिए कुछ चीजें छूट गई हैं यहाँ पर। देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने? 1987 में। मतलब 1956 के बाद यह सब सारे राज्यों का गठन हुआ। धीरे धीरे जैसा भी हुआ अलग अलग राज्य बनते गए। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बनते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड यह 3 राज्य बना है और यह राज्य कब बना है? सन 2000 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में राज्य बनता है। तेलंगाना कब राज्य बना है? तो 2014 में। 2014 में तेलंगाना राज्य बना है। ठीक है, 2014। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए गोवा यहाँ पर राज्य बना था, यहाँ पर आपको बताया गोवा यहाँ पर 1962 में राज्य बना था, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं था। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। अब देखिए भारतीय संविधान में जो नागरिकता है, नागरिकता यह किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता है। तो नागरिकता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भाग 2 में नागरिकता है। हम लोगों ने भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र था। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है वो हमने बता दिया। अब नागरिकता की बात आएगी। तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है और यह नागरिकता का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन है। तो आइए नागरिकता वाले चैप्टर को भी देख लेते हैं। देखिए नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। तो यह तो आप लोग जानते ही हैं, संसद को ही तो भाई नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। कई बार अभी देखा है सीए पर विवाद हो रहा था, तो सीए संबंधित कानून भी संसद ने ही बनाया। ठीक है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। तो ये जानते हैं, ये प्रश्न पूछता है परीक्षा में, एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान करता है। ठीक है, एकल नागरिकता। लेकिन देखिए अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है? यूएसए में जो नागरिक होते हैं वह देश के नागरिक के साथ साथ राज्यों के भी नागरिक होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बताऊंगा, बताया भी हूँ शायद। ठीक है, देखिए विविध व्यक्ति, कंपनी, निगम आदि नागरिक नहीं हो सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये देखना होगा, क्या कोई कंपनी है, क्या वो नागरिक है, क्या निगम आदि नागरिक है? तो यह लोग नागरिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, नागरिक हमेशा मतलब कि स्त्री पुरुष होते हैं। स्त्री पुरुष जो भी हो, मनुष्य होता है स्त्री पुरुष। ठीक है, मतलब कोई कंपनी या कोई निगम आदि नागरिक नहीं होते हैं। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं। देखिए अब देखिए कोई व्यक्ति नागरिक अगर है, किसी भी देश का नागरिक है, तो वह 5 तरह से नागरिक हो सकता है। 5 ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से वह नागरिक हो सकता है। जन्म के आधार पर, अगर उसका जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, मतलब आप किसी देश में अप्लाई करते हैं नागरिकता के लिए तब भी, और देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण मतलब जब कहीं किसी देश में आप बहुत समय तक निवास करते हैं तो उस आधार पर भी आप नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर या भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के लोग कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। अगर अगर जैसे मान लीजिए भारत में जब शामिल हुआ सिक्किम, तो सिक्किम के जो नागरिक थे वो अपने आप भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, तो अगर किसी देश का भारत देश में, भारत संघ में विलय होता है तो उस देश के नागरिक भारत के नागरिक होंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी दे दिया गया है कि अगर भारत की सरकार चाहेगी तो यह भी डिसाइड करेगी कि उस क्षेत्र विशेष के कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, यह भी निर्धारित करेगी। ऐसी बात नहीं कि सबके सब नागरिक हो जाएंगे। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 में
नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई हैं। बताइए, नागरिकता सिर्फ अर्जन की बात नहीं की गई है, नागरिकता समाप्ति की बातें की गई, किस आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है। और यह किस धारा में है? 8, 9, 10। ठीक है, 8, 9, 10 वाले में है। 1955 की धारा 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की स्थितियां बताई गई हैं। देखिए, नागरिकता का प्रत्याग करने पर अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता, जैसे कई लोग हैं, कई ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो देश की नागरिकता छोड़े हुए हैं, हालांकि छोड़ दी अच्छी बात है, जैसे मैं किसका नाम लूँ, आप जानते हैं। ठीक है, नागरिकता का परित्याग करने पर, ठीक है, आप नागरिकता समाप्त हो सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता अगर स्वीकार कर लेंगे तभी आप नागरिक नहीं रह जाएंगे, तभी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना, ये अपने आप में स्तंभ की बात है। अगर भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देती है तभी आपका नागरिकता वंचित हो जाएगा आपका। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कानूनी आधार पर व्यक्तियों को नागरिक, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी में बांटा जा सकता है। कानूनी आधार पर व्यक्तियों को, देखिए जो व्यक्ति होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, वह किस आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक तो नागरिक होते हैं, और यह ऐसा होता है कि अन्य देशी राज्य विहीन व्यक्ति, अन्य देश के लोग जो राज्य विहीन हैं, शरणार्थी हैं, वह भी है, शरणार्थी आदि है, वह भी होते हैं। ठीक है, देखिए एक घटना मैं आपको बताऊं, 9 जनवरी 1915, यह वह तिथि है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और इस दिन को, इस तिथि को अमर करने के लिए भारत सरकार 9 जनवरी को हर साल मनाती है। क्या मनाती है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल और भारत की सरकार मनाती है, भारत देश में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या होता है? इसी दिन क्या होता है? यह महात्मा गांधी, थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। हेलो, थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, पढ़ा रहा है। अब देखते हैं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 जनवरी को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी भारत आए थे, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी ने की थी। ठीक है, अगला देखेंगे, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। ठीक है, लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार व सदस्य का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। यह भी बात है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।